तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है और जेईई एडवांस में भी कई बार आ चुका है। कैलकुलेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी फंक्शन। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसके थ्रू समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में पोटेंशियल इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, -a/r³ को गवर्न कर रहा है, जहाँ r सेंटर से दूरी है। तो बताइए चार्ज डेंसिटी का फंक्शन क्या होगा, मतलब डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ r क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करना है। मतलब एक स्फेरिकल रीजन है, इस तरीके से बना दीजिए। इससे r दूरी पे यहाँ पे जो डेंसिटी पोटेंशियल है, कोई पूछे यहाँ का पोटेंशियल, तो इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है। तो अगर पोटेंशियल इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, यहाँ का पोटेंशियल इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, तो बताइए यहाँ की डेंसिटी अगर रो है तो वो r के फंक्शन में किस तरीके से होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब भी पोटेंशियल का फंक्शन देता है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमेशा निकालते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमेशा निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर होगा, दिस वन इज -dV/dr। तो बनेगा, करिए डिफ्रेंशिएट, तो माइनस माइनस प्लस करेगा, ये क्या बनेगा? 3a/r² बन गया। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन। और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो हम लोग क्या करते हैं? गॉस लॉ कैलकुलेट लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है इसमें? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन। पहला स्टेप है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन, लिख लो। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ फाइंड चार्ज इन स्मॉल आर रेडियस। तो सेकेंड है, मैं कह रहा हूँ कि गॉस लॉ के सहायता से स्मॉल आर रेडियस में कितना चार्ज है इसको निकालते हैं। ये वाला, ये चार्ज कितना है गॉस लॉ के सहायता से। तो गॉस लॉ की स्टेटमेंट क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट्स Q इनक्लोज इज Q, लेट्स Q इनक्लोज इज Q। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि r दूरी पे हर जगह बराबर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि रेडियल फंक्शन है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा। तो बनेगा E/ds, ds का इंटीग्रेशन s बनेगा, ये लिखेंगे ना, E/ds बराबर दिस, और ds का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? s बनेगा, s। और s इज व्हाट? इट्स द सरफेस एरिया टोटल। तो स्फेरिकल सरफेस एरिया क्या आएगा? 4π/r²। तो यहाँ लिखेंगे 4π/r² बराबर Q/ε0। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है? 3ar²। उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, 3ar²। इससे Q का फंक्शन पता है क्या मिल गया? 4×3=12 a/ε0 r⁴ ये मिल गया। 3 × 4 12 a/ε0 r⁴ ये चार्ज का फंक्शन मिल गया। इसका मतलब r रेडियस पे जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू इतनी होगी। ये आपको ध्यान रखना था। अब क्या करेंगे कि चूंकि ये चार्ज r पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? अगला थर्ड स्टेप्स क्या होता है कि चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं। r के रिस्पेक्ट पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ये अभी याद कर लो, अभी बात समझ में आएगी मैं ऐसा क्यों किया हूँ। इसको करो डिफ्रेंशिएट, तो इससे बनेगा dq/dr इज, ये 4 यहाँ पे आएगा तो बन जाएगा 48 a/ε0 r³। ये बन गया। तो 48 a/ε0 r³, 48 a/ε0 r³ बन गया। अब इस dr को इधर भेज दो, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ से dq की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज नथिंग बट 48 a/ε0 r³ इंटू dr। ये बन गया। तो व्हाट इज द dq इज द व्हाट? अब इसका मतलब समझना पड़ेगा कि dq क्या है। एक्चुअली dq पता क्या है? dq है r रेडियस पे अगर dr का थिकनेस ले लेंगे, r रेडियस पे अगर आपने dr का थिकनेस ले लिया, तो इस dr थिकनेस में कितना चार्ज है वही dq है। भाई q क्या है? q है r रेडियस में चार्ज, q है r रेडियस में कितना चार्ज है। तो पूछे dq कितने चार्ज है, तो dq dr थिकनेस का जो है ना, dr थिकनेस का स्ट्रिप, उसमें कितना चार्ज है। और जो चार्ज डेंसिटी होती है dq के सहायता से लिखी जाती है रो इंटू इस dr थिकनेस का वॉल्यूम कितना है, dr थिकनेस का शेल का मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। तो इस मटेरियल का वॉल्यूम क्या होता है? इट इज 4πr² इंटू dr होता है।
रिपीट कर रहा हूँ, इस क्यू को नहीं लिख सकते हो डेंसिटी इंटू इस पूरे का वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि चार्ज आर पे डिपेंड कर रहा है और इस ये चार्ज आर पे डिपेंड कर रहा है और चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। कैसे कर सकते हो कांस्टेंट? जब पता ही नहीं कांस्टेंट नहीं कर सकते हो। जब तुम्हें पता हो कि हाँ सर कांस्टेंट ही है तब क्या कहोगे हाँ सर कांस्टेंट है। जब थ्योरी नहीं हो तो कैसे कर सकते हो? इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट किया और इसका फायदा क्या मिला, डी क्यू क्या है, डी आर थिकनेस का चार्ज है। तो अब चार्ज डेंसिटी चाहे बदले या न बदले, कांस्टेंट रहे या न कांस्टेंट रहे, इतने रीजन का चार्ज तो तुम हमेशा लिख सकते हो। क्या? चार्ज डेंसिटी इंटू इतने रीजन का वॉल्यूम। क्योंकि थिकनेस बहुत ही कम है तो कांस्टेंट होगा तभी भी चार्ज इस छोटे वॉल्यूम निकाल लेंगे और वेरिएबल होगा तभी भी निकाल लेंगे। क्योंकि इस डी आर थिकनेस के हर पॉइंट पे डेंसिटी लगभग क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिख लिया डी क्यू इक्वल्स टू दिस वन। अब इससे फायदा क्या हुआ, डी आर से डी आर कट गया और इसको आगे बढ़ा दिया और रो की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से पाई का भी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 4 एक यहाँ पाएगा तो ये 12 बना देगा, दिस इज 12। ये रहेगा एप्सिलॉन नॉट रहेगा और आर स्क्वायर इसको डिवाइड करके आर बना देगा क्यू को। तो ये बन गया चार्ज डेंसिटी का फंक्शन 12E एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। इसका मतलब सेंटर से दूर जाने पे डेंसिटी क्या हुई है, चेंज हो रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। इसने प्रूफ कर दिया। तो जब डेंसिटी बदल रही है तो टोटल चार्ज को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैसे लिख सकते हो, गलत नहीं हो जाता। ये तब लिखते हो जब डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है। करना क्या होता है मैं बताता हूँ। रेडियल फंक्शन पोटेंशियल दे दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो कई बार क्वेश्चन में पोटेंशियल का फंक्शन देता है, कई बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दे दिया तब क्या, आगे बढ़ जाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, सिर्फ पोटेंशियल दिया तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट वर्क है, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। दूसरा क्या है, गॉस लॉ की सहायता से E इंटू डी एस बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उठा के यहाँ पे रख देंगे, इससे चार्ज का फंक्शन मिल गया। सेकेंड काम में हम लोग चार्ज का फंक्शन निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप पे क्या है कि इस चार्ज के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंडरलाइन है। जब कर देंगे डिफ्रेंशिएट तो आ गया इतना, इससे हम लोग डी क्यू निकाल लेंगे। और एक बार डी क्यू निकल गया तो उसको रो इंटू 4πr² डी आर कर देंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, डी आर से डी आर कटेगा, रो का फंक्शन सॉल्व हो गया आ जाएगा। एंड दिस इज आंसर। गॉट इट? इसको ध्यान रखना।